हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया था। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर मेहनत नहीं करता हूँ, लेकिन उस परिनालिका वाले वीडियो को बनाने में मेरे को शायद 2 दिन लग गए, क्योंकि पहले दिन तो जो मैंने रिकॉर्ड किया था, एक में साउंड ख़राब हो गया था, एक में वीडियो ब्लर हो गया था। और जब आप बहुत मेहनत करके बनाते हो 2 बार, आपको बहुत ऐसा लगता है कि यार ऐसे ही बना दो चलो, लेकिन नहीं, उस वीडियो को समझाना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि परिनालिका का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि वो परिनालिका में वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर मेरे को टाइम लग गया है। वीडियो बहुत लंबा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने उस वीडियो को ऑनलाइन देखा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, प्लीज़ जितना हो सके वीडियोस को ऑनलाइन देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये मेरे इस चैनल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ तो कम से कम उसके एवज में मैं इतना चाहता हूँ कि कम से कम YouTube पर इस चैनल की रेटिंग जो है वो ठीक ठाक रहे। ये चैनल लैग बिहाइंड नहीं कर जाना चाहिए किसी अदर चैनल से, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। बस चलिए तो टॉपिक के ऊपर काम करते हैं बच्चों। मैंने आपको लास्ट टाइम एक सवाल पूछा था कि किसी भी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे देखा था वो समझिए। तो हमने लिखा परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बी बराबर होता है μ0 स्मॉल n इंटू आई, ऐसा होता है। या फिर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं μ0 कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल L इंटू आई। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को देख करके एक चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्या भाई, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती है धारा के। यदि परिनालिका में जिन विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को हमने लपेटा है उसमें प्रवाहित धारा को बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि प्रवाहित धारा के परिमाण को बढ़ा देने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। दूसरा जिसमें निर्भर करता है, अगर यहाँ पर माध्यम होता तो यही चुंबकीय क्षेत्र क्या होता भाई, है ना। अगर μr चुंबकशीलता का माध्यम रखा जाता तो फिर क्या होता, ये μ0 μr n डिवाइडेड बाय l इंटू आई होता। माध्यम के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता, μr से गुणा हो जाता। μr क्या है, जो भी माध्यम हम रख रहे हैं उसकी चुंबकशीलता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता मैंने आपको बताया था, मात्रकीन और विमाहीन होती है, तो गुणा में आ रही है ना, और ये मान बढ़ता ही है। आप सोचिए कि लोह चुंबकीय पदार्थ आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लोगे, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, और उन सभी पदार्थों के लिए इसका मान 1 से ज़्यादा ही होता है। और अगर लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे आपने लोहे को रख दिया या निकल को रख दिया, कोबाल्ट को रख दिया ना परिनालिका के अक्ष पर, ठीक, तो फिर उनका मान तो 1000 में, किसी का 800, किसी का 1000, किसी का 1400 ऐसा जाता है। तो बहुत ज़्यादा गुना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुणा में आ रहा है। तो हम बोलते हैं कि परिनालिका में भरे माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो परिनालिका में लोह चुंबकीय पदार्थ को भरकर या फिर चुंबकीय पदार्थों को भरकर भी चुंबकीय क्षेत्र को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब ये चीज ध्यान में रखना जो बोलने वाला हूं मैं, ठीक। यह चुंबकीय क्षेत्र एकांक लंबाई पर उपस्थित फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखना है, स्मॉल n पर। अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, स्मॉल n पर मैं निर्भर करवा रहा हूं। या फिर आप कैपिटल N के लिए भी लिख सकते हैं कि यदि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, लंबाई को नियत रखते हुए अगर फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ये बात। चलिए फिर अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें आप ये कभी नहीं कहेंगे, कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को देख करके बोल देते हैं कि परिनालिका की लंबाई को कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। क्यों भाई, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर नहीं करता। ये इस चीज को गांठ ही बांध लीजिए कि परिनालिका, नोट लगा करके लिखेंगे इस चीज को,
परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर नहीं करता? परिनालिका की लंबाई एवं परिनालिका की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है बच्चे, इस फॉर्मूले को देख करके ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जो कि पूर्णतः गलत है बच्चों। ठीक है, ये फेरों की संख्या पे निर्भर कर रहा है, लेकिन वो फेरों की संख्या कौन सी है वो समझिए, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है। ठीक है, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। आपने सोचो कि आपने लंबाई को तो बढ़ा दिया लेकिन फेरों की संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं किया, तो फिर क्या होगा भाई? वो परिनालिका की तरह शायद वास्तविकता में बिहेव करना ही बंद कर दे। हम क्या बोलते हैं, एक जो लूप होता है उसका तल जो है वो उसके अक्ष के, परिनालिका के अक्ष के लंब तो ना चाहिए। अगर आपने लंबाई को बढ़ा दिया तो फिर लूप कैसे बनेंगे? ऐसे, इस तरीके से, ये कुछ ऐसा होगा। तो आप देखेंगे कि इस लूप का क्षेत्रफल सदिश तो इस तरफ, या फिर ये लूप का तल तो ये हो गया, परिनालिका का अक्ष ऐसा हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री रहा ही नहीं बच्चों कभी। ठीक, तो फिर ये परिनालिका की तरह बिहेव कैसे करेगा? ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या को बढ़ाओ तो फिर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, लंबाई में परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्या होगी, समझ में आई होगी। परिनालिका पता चल गया कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, एक मेरे हिसाब से आपकी बुक के अंदर कहीं परिनालिका में एक और पॉइंट दिया हुआ होना चाहिए। सीमित लंबाई के लिए दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये तो हो चुका, और एग्जाम में अगर परिनालिका आता है तो ये μ0 वाला ही करने वाले हो, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। वापस से सुन लो, अगर एग्जाम में परिनालिका पूछी जा रही है तो फिर परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र μ0 ही लिखने वाले हैं, स्मॉल ni। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अभी जो अपन बताने वाले हैं ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए बना दे रहा है। चलिए, अभी का पॉइंट क्या है हमारे लिए? सीमित लंबाई की परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। सीमित लंबाई की परिनालिका मतलब पहले तो अपन बोल रहे थे कि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, किसकी तुलना में? त्रिज्या की तुलना में या व्यास की तुलना में। अब अपन ऐसा बोल रहे हैं कि परिनालिका की लंबाई ज्यादा नहीं ले रहे हैं, हम परिनालिका छोटी ही ले रहे हैं, सीमित लंबाई की ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी परिनालिका। और ये इसका अक्ष हो गया जो अभी अपन ने ड्रॉ किया, और वैसे ही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समांतर रेखाओं के रूप में होगा, ये भी हमें पता है। अब हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, ये अक्ष पर कोई बिंदु है, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो ये थोड़ा समझने लायक बात है। एक लाइन आप ऐसा ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे। ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, मैं इसको चलो कंटिन्यूअस बना देता हूं। तो आप देखेंगे कि इस बिंदु द्वारा इस लाइन के साथ में एक कोण बनाया जा रहा है। ये वाला कोण φ1 है, ये पहला कोण जो है वो कौन सा है? φ1 है। और इस वाली लाइन के साथ में भी एक कोण बनाया जा रहा है, ये यहां से ऐसा नापा जाएगा यू। ये वाला कोण क्या है बच्चों? φ2 है। ठीक, और इन φ1 और φ2 का उपयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है।
कैसे? ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा सीमित लंबाई के लिए, और ये एग्जाम में पूछा जाता नहीं है। इससे हम एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। ये फॉर्मूला जो है वो ये कुछ ऐसा है, 1/2 म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई ब्रैकेट कोस फाई 1 माइनस कोस फाई 2, और फाई 1 और फाई 2 आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कारगर भी है, सत्य भी है। हालांकि इसका कोई डेरिवेशन हमें दे नहीं रखा है, लेकिन बायो-सावर्ट के नियम से भी इस डेरिवेशन को किया जा सकता था। ठीक है, इवन एम्पियर के लूप से भी किया जा सकता है, लेकिन बायो-सावर्ट से ये नॉर्मली किताबों में दिया हुआ होता है। अब ये समझने वाली बात है कि ये फॉर्मूला क्या कारगर है, तो आंसर है बिल्कुल कारगर है। किस तरीके से कारगर है, हमने इसको, इसकी सार्थकता को कैसे समझा, तो आप समझिए इस चीज को कि अगर आपकी परिनालिका की, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर आपकी परिनालिका की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, ऐसा मान लो, यूं बोर्ड पर ले जाते हैं इसको, ये परिनालिका अपन ने बना दी, अनंत लंबाई की परिनालिका, अनंत लंबाई मतलब बहुत लंबी परिनालिका। ठीक है, बहुत लंबी परिनालिका जिसकी त्रिज्या कम है उसकी लंबाई की तुलना में, और आपने क्या किया, इसके अक्ष पर ये कोई बिंदु लिया और इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो आपने कुछ ऐसा बनाया होगा। ये तो अभी भी छोटी है ना, इससे तो बहुत बड़ी हो सकती थी। ठीक, तो आपने अगर ये लिया ऐसा केस, तो आप समझिए इस पॉइंट को पहले तो मिलाओ इससे, ऐसा आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर ये थोड़ी सी भी यहाँ से बड़ी होती तो ये कोण लगभग कितना, फाई 1 होता, और फाई 1 का मान लगभग कितना होता, 0 डिग्री होता। लगभग बोल रहा हूँ, लगभग। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा पतली होती तो इसका मान 1 या 2 या 3 डिग्री होता। ठीक, अगर इतना होता तो हमने उसे लगभग कितना मान लेना है, 0। और अगर इसको देखोगे और इसको मिलाना है तो आप देखेंगे कुछ ऐसा, ठीक। आप गौर कीजिए, यहाँ से अगर इसको देखूं तो मेरे को ये कोण तो लगभग 180 दिखाई दे रहा है। वहां तक जाने में ये लगभग इससे टच होता हुआ ही जाएगा, थोड़ी दूर तक तो अक्ष से टच होता हुआ जाता जाएगा, फिर उसके बाद में थोड़ा बढ़ाएगा। मतलब ये वाला कोण यहाँ से 180 से 1 या 2 डिग्री कम होगा, 179 होगा या 178 होगा। तो इस वाले फाई 2 को क्या माना जाए, कितना माना जाए, 180 माना जाए। ठीक है, तो फिर इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, परिनालिका के अक्ष पर म्यू नॉट एन आई आता है। देखो वो म्यू नॉट एन आई निकल जाएगा। चलो काम रखते हैं भाई कि क्या आया, तो समझिए B बराबर 1/2 म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई कोस फाई 1 की जगह कितना रखेंगे, कोस 0 माइनस कोस फाई 2 मतलब कोस 180। ठीक है, अब मान रखो 1/2 ये म्यू नॉट का मान, सॉरी म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, कोस 0 का मान कितना होता है, 1, माइनस कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1। ये प्लस का 1 हो जाएगा क्या, ये 2 हो जाएगा, ऊपर 2 और ये 2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। अरे बच्चों ऐसा केस हो गया, ये म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई और यहाँ पर क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ, म्यू नॉट एन आई। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी परिनालिका के लिए फॉर्मूला भी सत्य माना जा सकता है। हम उस वाले फॉर्मूले को बना सकते थे, है ना, म्यू नॉट एन आई वाले फॉर्मूले को बना सकते। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल कारगर है, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को देने का उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। ये उतारना नहीं था, ये सिर्फ आपको समझाने के दृष्टिकोण से था। अब जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको उतारनी भी है। क्या भाई, कि परिनालिका के किसी भी एक किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र, या तो इस किनारे पर या फिर इस किनारे पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, परिनालिका एक छोर या फिर एक किनारा पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब ये देखो ये कितना है, तो हमने बोला कॉर्नर के ऊपर ज्ञात करना, ये तो सेंटर हो जाएगा। चलो इसको ऐसा का ऐसा रहने दो,
ये क्या होगा, तो इस चीज़ को समझने के लिए वापस से डायग्राम का मैं उपयोग कर लेता हूँ एक बार के लिए, ताकि ये पूरा अच्छे से समझ में आए। इससे ये कुछ ऐसा डायग्राम बन सकता था। ऐसा माने यहां पर इस छोर की बात की जाए और ये अक्ष हो जाएगा। तो आप गौर करेंगे एक लाइन तो ऐसे खींची जाएगी यूं, तो इसके अक्ष के साथ में ये वाला कोण कितना हो गया, आंसर है पहला φ1 = 90 डिग्री है। ठीक है, और वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को लाइन ऐसी खींचनी पड़ेगी। ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि इसके अक्ष के साथ में अगर मैं ये कोण देखूंगा यहाँ पर, ये लगभग 180 दिखाई दे रहा है मेरे को, 1 या 2 डिग्री कम होगा। ठीक है, तो ये जो φ2 वाला कोण है, दूसरा वाला φ2, वो कितना होगा इस केस के अंदर, तो हमने बोला 180 मानो आप। ठीक, तो किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, आंसर है किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र B = 1/2 μ0 स्मॉल ni कोस φ1 मतलब कोस 90, φ1 का मान तो 90 ही था, माइनस कोस φ2 मतलब कोस 180। कोस 90 का मान आप सभी को पता है बच्चों, 1/2 μ0 ni, और कोस 90 का मान होता है 0, माइनस कोस 180, कोस 180 का मान होता है माइनस का 1, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, माइनस से 1, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, कितना आया μ0 n × i 1/2। इससे क्या पता चला, इसके किसी छोर पर, किसी भी एक किनारे पर, या तो इस किनारे पर देख लो या उस किनारे पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आने वाला है, 1/2 μ0 ni होता है, जबकि अक्ष पर परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 ni। यही तो है, ये बताता है कि परिनालिका के केंद्र से इसके किसी एक छोर पर चलने पर, समझना इस चीज को, वास्तविकता में क्या होता है, परिनालिका के केंद्र से इसके किसी एक छोर की ओर चलने पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आती है। ठीक है, ये वास्तविकता है परिनालिका में। जबकि हम जब आदर्श परिनालिका की बात करते हैं, वापस से सुने, जब आदर्श परिनालिका की बात की जाती है तो फिर इसके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र को क्या माना जाता है, एक समान माना जाता है। और वास्तविकता क्या है कि केंद्र से छोर की ओर चलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में कमी आती है, ये वास्तविकता है। ठीक है, तो ये समझने लायक बात थी बच्चों जो मैंने आपको बताई। देखो, तो ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, उतार लिया है, ये उतारना ही है, ये उतारना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, ओके। चलिए, हाँ भाई, जिन्होंने, वापस से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। और हम यहाँ पर आदर्श परिनालिका की ही बात करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, हमें सीमित परिनालिका से अभी कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे थे कि किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष का आधा होता है। ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि परिनालिका के किसी भी किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र उसके अक्ष का या उसके केंद्र बिंदु का आधा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं परिनालिका और दंड चुंबक में तुलना की। किस किस के बीच में तुलना की जा रही है, परिनालिका एवं दंड चुंबक के व्यवहार में तुलना। तो दंड चुंबक आपने पढ़ानी है, 8वां चैप्टर है। ये थोड़ी सी दिक्कत है कि इस चैप्टर में ये पहले ही दे दिया गया है, तो भी मैं आपको समझाता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ क्या याद रखनी। दंड चुंबक अगर आप देखोगे बच्चों तो ये कुछ ऐसा होता है, दंड चुंबक इस तरीके की चीज़ होती है जिसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, और इसके किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। दंड चुंबक में किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र
प्रबल होता है, और फिर जैसे जैसे आगे की ओर चलते जाते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता जाएगा, ठीक है, या कम होता जाएगा। इसमें बल रेखाएं कह रहा आगे 8वें चैप्टर में आएगा। हम देखते हैं कुछ ऐसी खींची जाती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और किस में प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, चुंबक के बाहर, ऐसा। उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और जबकि चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से कहाँ की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, ये ऐसा कुछ। अब ये और ध्यान में रखने लायक बात है कि दंड चुंबक में ये अभी तो मैं जैसा बना पा रहा हूं वैसा ये आपको समांतर दिखाई दे रही है, जबकि ये दंड चुंबक के अंदर लाइनें थोड़ी सी क्या होती हैं, वक्रित होती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। दंड चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, वक्रित होती है। परिनालिका में वक्रित नहीं मानते, अपन समांतर मानते हैं, ठीक है, उन बल रेखाओं को क्या मानते हैं, समांतर मानते हैं। चलिए अब ये भी देखेंगे कि दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, जबकि परिनालिका, एक आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो ये दंड चुंबक हो गया। जबकि किसी परिनालिका में क्या होता है बच्चों, वो समझिए, ये अगर मैं परिनालिका बनाऊं और मैं ऊपर लिख रहा हूं डॉट, मतलब धारा यहां से बाहर की ओर है और यहां पर क्या है, क्रॉस बना रहा है, तो अगर धारा ऐसे निकल रही है तो आप देखो राइट हैंड रूल यूज करो, हथेली वाला, कि हथेली के दाहिने हाथ के नियम से आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस केस में ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तरफ जाएगा, ठीक। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ जा रहा है तो जिस सिरे से, परिनालिका के जिस सिरे से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं वो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जबकि जिस सिरे में ये प्रवेश कर रही हैं वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब अगर मैं धारा की दिशा को ही चेंज कर दूं, किसकी दिशा को चेंज कर दें, धारा की दिशा। अभी धारा कैसे आ रही थी, ऐसी आ रही थी, यू, ठीक है, अब धारा को ऐसे लेकर जाओ, यू, ऊपर क्या बना दो, क्रॉस बना दो। अगर ऊपर क्रॉस बना दिया जाए तो ऊपर में प्रवेश करती हुई दिखाई देगी और नीचे धारा बाहर निकलती हुई, ठीक। तो अब धारा ऐसे जा रही है, अगर धारा ऐसे जा रही है तो अंगूठा आपको दिख रहा है ऐसा, तो इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जाएगा तो इस बार यहां से बाहर निकला तो ये उत्तरी ध्रुव इसमें प्रवेश कर रहा है, तो ये होगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा समझिए, मैं पहली चीज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी दंड चुंबक के बाहर विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन शून्य नहीं होता, ठीक है। शून्य तो वो निश्चित बिंदु कह सकते हैं, लेकिन अभी हम बोलेंगे कि दंड चुंबक के बाहर विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग होता है लेकिन शून्य नहीं होता, ठीक है। या फिर दो केस में अपन शून्य पढ़ेंगे, इसलिए बाहर विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग होता है, आप ऐसा लिख दीजिएगा। जबकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र को शून्य माना जाता है, जबकि दंड चुंबक के बाहर विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होता है, पहला। दूसरा, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, या फिर किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। जबकि दंड चुंबक के भीतर ये बल रेखाएं, दंड चुंबक के भीतर ये बल रेखाएं वक्रित होती हैं या कुछ वक्रित होती हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इनमें क्या होती है, हम कर्वेचर देखते हैं। जब ये बाहर निकलता है तो ये ऐसा निकलता है, ऐसा निकलता है, ठीक है, कर्वेचर देखने को मिलता है। तो भीतर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ी सी वक्रित होती हैं, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा, ये किसी भी दंड चुंबक को अगर हम गौर से समझें तो दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तर ही रहेगा एवं दक्षिणी ध्रुव सदैव दक्षिणी ध्रुव की भांति ही व्यवहार करेगा। इसके दोनों ध्रुवों की ध्रुवता
की प्रकृति या ध्रुवता को चेंज नहीं किया जा सकता। किसी भी दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों की प्रकृति को चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तरी ध्रुव ही रहेगा, दक्षिणी ध्रुव सदैव दक्षिणी ध्रुव ही रहेगा, इसे ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जबकि किसी परिनालिका की ध्रुवता को या किनारों की ध्रुवता को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? धारा की दिशा को परिवर्तित करके किनारों की ध्रुवता को हम चेंज कर सकते हैं। जो ये n था, अगर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, करंट की डायरेक्शन को, धारा की डायरेक्शन को, तो ये n ही किसकी भांति व्यवहार कर सकता है? s की भांति व्यवहार कर सकता है। तो परिनालिका में ये जो किनारों की ध्रुवता है वो किस पर निर्भर करती है? धारा की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, किसी परिनालिका के भीतर का ये जो चुंबकीय क्षेत्र हम बना रहे हैं ये निर्भर करता है धारा के परिमाण पर एवं फेरों की संख्या पर, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर। अगर धारा के मान को बढ़ाया जाए एवं फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के मान को भी क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर के परिनालिका के अक्ष पर या परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जबकि दंड चुंबक के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र, वापस से, दंड चुंबक के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र इन कारकों पर निर्भर नहीं करता। इसके बाहर धारा वारा जो बह रही है उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। ये दंड चुंबक बन गई जिन पदार्थों से बनी उनके कारण ये निर्भर करता है ना। दंड चुंबक को जिन पदार्थों से बनाया जाता है उनकी प्रकृति पर क्या निर्भर करती है? इसके भीतर का चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, धारा वारा पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे कि किसी दंड चुंबक को कैसे बनाया जा सकता है। तो पता चला, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग होता है दंड चुंबक में, जबकि आदर्श परिनालिका में बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। फिर किसी भी दंड चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कुछ वक्रित होता है, चुंबकीय बल रेखाएं कुछ वक्रित होती हैं, जबकि परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तीसरा, परिनालिका के जो ध्रुव हैं उनकी ध्रुवता को धारा की दिशा बदल करके परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि दंड चुंबक के ध्रुवों की प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परिनालिका के भीतर उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, चौथा पॉइंट है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न कारकों जैसे धारा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एवं माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि किसी दंड चुंबक के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र, भीतर का चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक को बनाने में प्रयुक्त पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में परिनालिका कंप्लीट है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही था और उम्मीद करता हूँ अब ये परिनालिका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियोस को लगातार देखें, ऑनलाइन देखने की कोशिश करें। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।